परोपकार पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण। संदर्भ: सामाजिक क्षेत्र के नेताओं ने आत्मनिर्भर परोपकार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत में घरेलू परोपकार अब विदेशी वित्तपोषण को पीछे छोड़ते हुए सामाजिक विकास का प्रमुख आधार बन गया है। एक आत्मनिर्भर परोपकार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के बारे में। यह क्या है? आत्मनिर्भर परोपकार पारिस्थितिकी तंत्र, सेल्फ रिलायंट फिलैंथ्रोपी इकोसिस्टम, ऐसी व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति, उद्योग, कॉरपोरेट, धर्मार्थ ट्रस्ट, सामुदायिक संस्थाएं और परोपकारी संगठन अपने संसाधनों के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, पर्यावरण और सामाजिक विकास जैसे क्षेत्रों का सतत समर्थन करते हैं। इसका उद्देश्य सामाजिक विकास के लिए घरेलू संसाधनों को मजबूत बनाना, विदेशी वित्तपोषण पर निर्भरता कम करना तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप स्थायी और उत्तरदायी विकास को बढ़ावा देना है। परोपकार के प्रमुख पहलू और नैतिक सिद्धांत। धन का प्रबंधन। निजी पूंजी संचय को केवल व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में नहीं, बल्कि समाज के कल्याण के लिए उपयोग किए जाने वाले सार्वजनिक संसाधन के रूप में देखना चाहिए। राष्ट्रीय स्वामित्व और जवाबदेही। घरेलू नागरिकों द्वारा स्थानीय सामाजिक चुनौतियों के समाधान हेतु संसाधन जुटाए जाए, जिससे गैरलाभकारी प्रयासों में स्थानीय नेतृत्व, स्वयंसेवा और सामुदायिक सहभागिता बढ़े। पारदर्शिता और सुशासन। गैरलाभकारी संस्थाओं का संचालन उच्च अनुपालन और संस्थागत विश्वास के मानकों के अनुरूप हो, ताकि जनता और दानदाताओं का विश्वास बना रहे। दान देने का लोकतंत्रीकरण। केवल उच्च निवल संपत्ति, हाई नेटवर्थ वाले व्यक्तियों तक सीमित न रहकर डिजिटल माध्यमों से आम नागरिकों की भागीदारी भी बढ़ाई जाए। उद्देश्य एवं दीर्घकालिक दृष्टि। सामाजिक परिवर्तन के लिए अनुसंधान, संस्थागत क्षमता निर्माण और अन्य दीर्घकालिक, जोखिम सहनशील पहलों को निरंतर वित्तीय सहयोग दिया जाए। घरेलू दान का बढ़ता चलन। घरेलू निजी पूंजी का प्रभुत्व। भारत में घरेलू निजी दान अब 1.18 लाख रुपए करोड़ प्रति वर्ष से अधिक हो गया है, जो विदेशी परोपकारी योगदान की वार्षिक राशि से 5 गुना से अधिक है। पारिवारिक परोपकार में वृद्धि। नई पीढ़ी के उद्यमी अपने व्यावसायिक मूल्यों के साथ सामाजिक दान को जोड़ रहे हैं, जिससे पारिवारिक परोपकार दोहरे अंकों की दर से बढ़ रहा है। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) का बढ़ता योगदान। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) विकासात्मक वित्तपोषण का प्रमुख स्रोत बन चुकी है और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा ग्रामीण आजीविका जैसे क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 40,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करती है। व्यापक डिजिटल भुगतान अवसंरचना। 220 मिलियन से अधिक डीमैट खातों, व्यवस्थित निवेश योजनाओं (SIP) और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के तेज विस्तार ने छोटे स्तर के सार्वजनिक दान को बढ़ावा देने के लिए मजबूत आधार तैयार किया है। FCRA की वास्तविकता बनाम धारणा। नीति आयोग के दर्पण पोर्टल के अनुसार लगभग 6 लाख स्वैच्छिक संगठनों में से केवल लगभग 14,500 संगठन ही विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) के तहत सक्रिय रूप से पंजीकृत है, जबकि कुल विदेशी अंशदान पिछले दशक में 10,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 22,000 करोड़ रुपए हो गया है। इस क्षेत्र से जुड़ी प्रमुख चुनौतियां। नियामक अनुपालन में बाधाएं। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) के नवीनीकरण में प्रशासनिक देरी, लंबी प्रक्रिया अथवा पंजीकरण रद्द होने से ग्रामीण स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे वैध विकास कार्य प्रभावित होते हैं। असमान शासन और संस्थागत तत्परता। अनेक स्वैच्छिक संगठनों में आधुनिक दस्तावेजीकरण, वित्तीय लेखांकन और अनुपालन प्रबंधन की कमी के कारण उन्हें नियामकीय जांच का सामना करना पड़ता है। धन वृद्धि की तुलना में HNWI का दान पीछे। भारत में उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की संपत्ति तेजी से बढ़ी है, लेकिन उनके दान की गति संपत्ति वृद्धि के अनुरूप नहीं रही। धारा 80G के तहत सीमित कर प्रोत्साहन। आयकर अधिनियम की धारा 80G के अंतर्गत कर कटौती सामान्यतः दान के 50% तथा समायोजित सकल कुल आय के 10% तक सीमित रहती है, जिससे बड़े स्तर पर परोपकारी दान को पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं मिल पाता। तरल संपत्ति के दान में बाधाएं। पहली पीढ़ी के उद्यमियों की अधिकांश संपत्ति कंपनी की इक्विटी के रूप में होती है, किंतु सूचीबद्ध शेयरों के दान हेतु नियामकीय व्यवस्था अभी पर्याप्त विकसित नहीं है। आगे बढ़ने का रास्ता। FCRA 2.0 के माध्यम से जोखिम आधारित पर्यवेक्षण, प्रशासनिक सुधार, समयबद्ध निर्णय, कमियां सुधारने का अवसर और स्वतंत्र अपीलीय व्यवस्था विकसित कर वास्तविक धोखाधड़ी तथा सामान्य त्रुटियों में अंतर किया जाए। धारा 80G के कर प्रोत्साहनों का आधुनिकीकरण। कर कटौती को 50% से बढ़ाकर 100% तथा समायोजित सकल कुल आय की सीमा 10% से बढ़ाकर 25% करने पर विचार किया जाए। उद्यमियों के लिए शेयरदान व्यवस्था विकसित करना। 1 से 3 वर्ष की होल्डिंग अवधि के बाद सूचीबद्ध शेयरों के दान के लिए स्पष्ट और सरल कानूनी व्यवस्था बनाई जाए। सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) का प्रभावी उपयोग। विश्वसनीय गैर लाभकारी संस्थाओं को खुदरा दानदाताओं से जोड़ने के लिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE)
को एक भरोसेमंद राष्ट्रीय मंच के रूप में विकसित किया जाए। डिजिटल भुगतान से छोटे दान को बढ़ावा, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई और आवर्ती डिजिटल भुगतान माध्यमों के जरिए लाखों परिवारों को 100 रुपये से 1000 रुपये के नियमित छोटे दान के लिए प्रोत्साहित किया जाए। निष्कर्ष: भारत में परोपकार का स्वरूप तेजी से बदल रहा है और घरेलू निजी पूंजी सामाजिक विकास का प्रमुख आधार बन रही है। विदेशी वित्तपोषण अनुसंधान और नवाचार में सहयोग देता रहेगा, किंतु आत्मनिर्भर परोपकार पारिस्थितिकी तंत्र दीर्घकालिक, टिकाऊ और स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित सामाजिक विकास सुनिश्चित करेगा। इसके लिए सरल नियामकीय ढांचा, अधिक कर प्रोत्साहन और घरेलू दान को बढ़ावा देना आवश्यक है। भारत में पॉलीमर बैंकनोट, लाभ, चुनौतियां और आरबीआई की पहल। संदर्भ: भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड BRBNMPL ने उन्नत सुरक्षा सुविधाओं वाले अपारदर्शी पॉलीमर सबस्ट्रेट शीट की आपूर्ति हेतु वैश्विक स्तर पर रुचि की अभिव्यक्ति EOI आमंत्रित की है। भारत में पॉलीमर बैंकनोट के बारे में लाभ, चुनौतियां और आरबीआई की पहल। यह क्या है? पॉलीमर, प्लास्टिक, बैंकनोट विशेष प्रकार के द्विअक्षीय रूप से उन्मुख पॉलीप्रोपाइलीन बायएक्सिली ओरिएंटेड पॉलीप्रोपिलीन बॉप से बने मुद्रा नोट होते हैं, न कि पारंपरिक सूती कागज से। ऑस्ट्रेलिया सहित विश्व के 60 से अधिक देश किसी न किसी रूप में पॉलीमर मुद्रा का उपयोग कर रहे हैं। इन नोटों को मुद्रा प्रबंधन को अधिक आधुनिक बनाने के लिए विकसित किया गया है। इनमें बेहतर भौतिक मजबूती, धूल और नमी के प्रति अधिक प्रतिरोध, उन्नत नकलीरोधी सुरक्षा विशेषताएं तथा लंबी आयु होती है। भारत की मुद्रा प्रणाली से संबंधित प्रमुख आंकड़े और सांख्यिकी। स्थायित्व का लाभ: पॉलीमर नोट पारंपरिक सूती कागज के नोटों की तुलना में 2.5 से 4 गुना अधिक समय तक प्रचलन में बने रहते हैं। विनिर्माण लागत अंतर: पॉलीमर नोटों की प्रारंभिक उत्पादन लागत कागजी नोटों की तुलना में 30% से 60% अधिक होती है। कम मूल्य वर्ग के नोटों में यह अतिरिक्त लागत उनके अंकित मूल्य के 20 से 24% तक हो सकती है। डिजिटल विस्तार बनाम नकदी की मांग: यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई प्रतिवर्ष 24,000 करोड़ से अधिक लेन देन, खुदरा डिजिटल भुगतान का लगभग 85% संसाधित करता है, फिर भी मुद्रा से जीडीपी अनुपात 11% से अधिक बना हुआ है। पॉलीमर आयात पर निर्भरता: भारत अपनी घरेलू पॉलीप्रोपाइलीन आवश्यकता का लगभग 20%, 1/5वां भाग, विदेशी आयात से पूरा करता है। पॉलीमर बैंक नोटों के फायदे: लंबी जीवन अवधि: पॉलीमर नोट नमी, पसीना और तेल को अवशोषित नहीं करते, इसलिए जल्दी फटते नहीं और लंबे समय तक साफ रहते हैं। यह विशेष रूप से 10 रुपये और 20 रुपये जैसे अधिक प्रचलित कम मूल्य वर्ग के नोटों के लिए लाभदायक है। दीर्घकालिक प्रतिस्थापन लागत में कमी: नोटों को बार बार बदलने की आवश्यकता कम होने से मुद्रण, परिवहन और नष्ट करने की कुल लागत घट जाती है। बेहतर नकलीरोधी सुरक्षा: पॉलीमर सबस्ट्रेट पर पारदर्शी खिड़कियां, रंग बदलने वाली स्याही और जटिल सुरक्षा परतें जैसी उन्नत विशेषताएं जोड़ी जा सकती है, जिनकी नकल करना कठिन होता है। पर्यावरणीय प्रभाव में कमी: दीर्घ जीवन काल और कम प्रतिस्थापन के कारण पूरे जीवन चक्र में पॉलीमर नोटों का कार्बन फुटप्रिंट कागजी नोटों की तुलना में कम हो सकता है, यद्यपि प्रारंभिक उत्पादन प्रभाव अधिक होता है। प्लास्टिक मुद्रा से जुड़ी प्रमुख चुनौतियां और चिंताएं: उच्च प्रारंभिक उत्पादन लागत, विशेष सबस्ट्रेट और उन्नत सुरक्षा तकनीक के कारण पॉलीमर नोटों का निर्माण महंगा होता है, विशेषकर कम मूल्य वर्ग के नोटों में। पेट्रोकेमिकल और कच्चे तेल की कीमतों पर निर्भरता: पॉलीप्रोपाइलीन आधारित होने के कारण इनकी उत्पादन लागत वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों और आपूर्ति व्यवधानों से प्रभावित होती है। बुनियादी ढांचे के पुनर्समायोजन की लागत: पॉलीमर नोटों के लिए एटीएम, छंटाई मशीनों, बैंकिंग उपकरणों और लॉजिस्टिक्स प्रणालियों में संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। डिजिटल भुगतान के दौर में प्रासंगिकता: जब यूपीआई और केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा रुपया नकदी पर निर्भरता कम कर रहे हैं, तब भौतिक मुद्रा अवसंरचना में बड़े निवेश की उपयोगिता पर प्रश्न उठते हैं। आगे बढ़ने का रास्ता: कम मूल्य वर्ग के नोटों पर चरणबद्ध पायलट परियोजना। पहले 10 रुपये और 20 रुपये के नोटों पर विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में परीक्षण कर वास्तविक जीवन चक्र लागत का आकलन किया जाए। घरेलू पॉलीप्रोपाइलीन उत्पादन क्षमता बढ़ाना: आयात निर्भरता कम करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सहयोग से घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाए। क्लोज्ड लूप रिसाइक्लिंग अवसंरचना विकसित करना: पुराने पॉलीमर नोटों के सुरक्षित पुनर्चक्रण हेतु विशेष प्रसंस्करण सुविधाएं स्थापित की जाए। भौतिक मुद्रा और डिजिटल भुगतान में संतुलन: रुपया और यूपीआई के विस्तार के साथ नकदी प्रबंधन की आवश्यकता को संतुलित रखते हुए मुद्रा उत्पादन की दीर्घकालिक रणनीति अपनाई जाए। परिवर्तन योजना। संदर्भ: दिल्ली मंत्रिमंडल ने केंद्र की परिवर्तन योजना को मंजूरी दी है।
इसका उद्देश्य पुराने वाणिज्यिक वाहनों को बीएसवी मानकों के अनुरूप या इलेक्ट्रिक वाहनों ईवीज से बदलकर परिवहन क्षेत्र में वायु प्रदूषण और उत्सर्जन को कम करना है। यह क्या है? परिवर्तन परिवहन वायु प्रदूषण और नेटवर्क उत्सर्जन को कम करने हेतु वाहन प्रतिस्थापन एवं प्रोत्साहन कार्यक्रम केंद्र सरकार की योजना है, जिसके अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहनों के माध्यम से पुराने और प्रदूषणकारी वाणिज्यिक वाहनों को बीएसवी अथवा इलेक्ट्रिक वाहनों से बदला जाता है। उद्देश्य: इस योजना का उद्देश्य पुराने वाणिज्यिक वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाना, परिवहन क्षेत्र से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करना, स्वच्छ गतिशीलता को बढ़ावा देना तथा भारत के वाणिज्यिक परिवहन बेड़े का आधुनिकीकरण करना है। प्रमुख विशेषताएं: वित्तीय प्रोत्साहन, पात्र वाहनों के प्रतिस्थापन पर मोटर वाहन कर में छूट, पंजीकरण शुल्क माफी, ब्याज सब्सिडी, ओईएम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर छूट तथा स्क्रैपेज वाउचर जैसे लाभ दिए जाते हैं। किन वाहनों को शामिल किया गया है? योजना के अंतर्गत हल्के मालवाहक वाहन एलसीवी, मध्यम मालवाहक वाहन एमसीवी, भारी मालवाहक वाहन एचसीवी तथा बसें शामिल हैं। स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा: दिल्ली में इस योजना के तहत पुराने वाहनों को इलेक्ट्रिक एलसीवी तथा बीएसवी सीएनजी इलेक्ट्रिक बसों से बदलने पर विशेष बल दिया गया है। स्क्रैपेज और कर में राहत: स्क्रैप किए गए पात्र वाहनों को लंबित रोड टैक्स और फिटनेस जुर्माने से राहत दी जाती है। साथ ही एनसीआर के बाहर पात्र गैर एनसीआर शहरों में बीएसवी वाहनों की बिक्री की भी अनुमति दी गई है। महत्व: यह योजना पुराने वाणिज्यिक वाहनों को स्वच्छ विकल्पों से बदलने की प्रक्रिया को तेज करती है, जिससे शहरी वायु गुणवत्ता में सुधार होता है। यह स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देती है, दिल्ली ईवी नीति 2026 को मजबूत करती है तथा टिकाऊ शहरी गतिशीलता सस्टेनेबल अर्बन मोबिलिटी को प्रोत्साहित करती है। यूपीएससी परीक्षा में प्रासंगिकता: प्रारंभिक परीक्षा, बीएसवी उत्सर्जन मानक, वाहन स्क्रैपेज नीति, इलेक्ट्रिक वाहन ईवी, एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन, परिवहन प्रदूषण, स्वच्छ गतिशीलता पहल, जीएस पेपरी, पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन शमन, सतत परिवहन सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, शहरी अवसंरचना, स्वच्छ ऊर्जा हेतु सरकारी नीतियाँ, निफ्टी 500 अहिंसा सूचकांक। संदर्भ: एनएसआई इंडाइसेज लिमिटेड ने अहिंसा फाउंडेशन के सहयोग से निफ्टी 500 अहिंसा सूचकांक निफ्टी 500 अहिंसा इंडेक्स लॉन्च किया है। यह निफ्टी 500 की 326 कंपनियों का मूल्यांकन करता है कि वे अहिंसा, विशेषकर पशु क्रूरता से बचाव के सिद्धांतों का कितना पालन करती है। यह क्या है? निफ्टी 500 अहिंसा सूचकांक भारत का पहला नियमाधारित रूल बेस्ड इक्विटी सूचकांक है, जिसे विशेष रूप से पशु क्रूरता मुक्त एनिमल क्रुएल्टी फ्री कंपनियों की पहचान और निगरानी के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य निवेशकों को ऐसे उद्योगों से दूर रखना है जो पशुओं को नुकसान पहुंचाते हैं तथा नैतिक निवेश एथिकल इन्वेस्टिंग को बढ़ावा देना है। लॉन्चकर्ता: इस सूचकांक को एनएसआई इंडाइसेज लिमिटेड ने अहिंसा अगेन फाउंडेशन के साथ साझेदारी में विकसित किया है। इसमें फाउंडेशन के अहिंसा निवेश आंदोलन अहिंसा इन्वेस्टमेंट मूवमेंट एम के स्क्रीनिंग फ्रेमवर्क का उपयोग किया गया है। उद्देश्य: इसका उद्देश्य खुदरा और संस्थागत निवेशकों को ऐसा पारदर्शी मानदंड उपलब्ध कराना है जिससे वे अपने वित्तीय पोर्टफोलियो को करुणा, कंपैशन और नैतिक मूल्यों के अनुरूप बना सके। साथ ही यह म्यूचुअल फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ईटीएफ और अन्य निष्क्रिय निवेश उत्पादों के लिए आधार सूचकांक के रूप में कार्य करेगा। सूचकांक की प्रमुख विशेषताएं: एम बॉन्ड्स फ्रेमवर्क: निफ्टी 500 कंपनियों के उत्पादों, सेवाओं और परिचालन का मूल्यांकन कर उन्हें ग्रीन, पूर्ण अनुपालन, ऑरेंज, आंशिक अनुपालन और रेड, गैर अनुपालन श्रेणियों में रखा जाता है। केवल ग्रीन श्रेणी की कंपनियां ही सूचकांक में शामिल होती है। व्यापक क्षेत्रीय कवरेज: इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी, सेवा क्षेत्र, सॉफ्टवेयर, ऑटोमोबाइल, उपभोक्ता वस्तु तथा दूरसंचार जैसी कंपनियों को प्रमुखता दी गई है। सख्त क्षेत्रीय बहिष्करण: इस सूचकांक में मांस, डेयरी, पोल्ट्री, चमड़ा, सौंदर्य प्रसाधन, ऊंट चमड़ा आधारित फैशन तथा पशुओं पर परीक्षण करने वाली दवा कंपनियां शामिल नहीं की जाती है। ईपीएफओ 3.0 सुधार। संदर्भ: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने अपने आगामी ईपीएफओ 3.0 सुधार चरण की घोषणा की है, जो वर्तमान केंद्रीकृत ईपीएफओ 2.0 ढांचे का उन्नत संस्करण होगा। यह क्या है? ईपीएफओ 3.0 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की डिजिटल सेवाओं के व्यापक आधुनिकीकरण का अगला चरण है। इसका उद्देश्य भविष्य निधि प्रोविडेंट फंड से जुड़ी सेवाओं को अधिक सरल, तेज, पारदर्शी और पूर्णतः डिजिटल बनाना है, ताकि सदस्यों को बैंकिंग जैसी सहज बैंकिंग लाइक
सेवाएं मिल सके। उद्देश्य पीएफ सेवाओं का पूर्ण डिजिटलीकरण और स्वचालन, दावों क्लेम्स के निपटान का समय कम करना, सदस्यों को स्वयं सेल्फ सर्विस अधिकांश सेवाएं उपलब्ध कराना, कागजी प्रक्रिया और मानवीय हस्तक्षेप को न्यूनतम करना, कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों के लिए बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करना। ईपीएफओ 3.0 सुधार। यह क्या है? ईपीएफओ 3.0 भारत में सामाजिक सुरक्षा और सेवानिवृत्ति निधि प्रशासन की अगली पीढ़ी का ढांचा है। यह पारंपरिक भविष्य निधि प्रबंधन प्रणाली को एक सार्वभौमिक बहुस्रोत सामाजिक सुरक्षा मंच में बदलने का प्रयास करता है, जो पेंशन निकासी, असंगठित क्षेत्र के योगदान और गिग अर्थव्यवस्था के श्रमिकों को भी एकीकृत करने में सक्षम होगा। उद्देश्य ईपीएफओ 3.0 का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र, निर्माण श्रमिकों, बीओसीडब्ल्यू, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को एक संगठित सामाजिक सुरक्षा ढांचे से जोड़ना है, ताकि कोई भी श्रमिक पेंशन और सामाजिक सुरक्षा से वंचित न रहे तथा सभी भारतीय श्रमिकों को पोर्टेबल, स्थानांतरित करने योग्य और मुद्रास्फीति से जुड़ा सेवानिवृत्ति समाधान उपलब्ध हो। ईपीएफओ 3.0 की प्रमुख विशेषताएं: कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सीबीएस का एकीकरण। आरबीआई नियंत्रित कोर बैंकिंग प्रणाली को ईपीएफओ के मुख्य डेटाबेस से जोड़ा जाएगा, जिससे 60 करोड़ से अधिक श्रमिकों के लिए वास्तविक समय रियल टाइम में लेनदेन और सेवाएं संभव होंगी। लक्ष्य सेवानिवृत्ति राशि टारगेट रिटायरमेंट समथियार्स निश्चित अंशदान मॉडल के स्थान पर सदस्य अपनी इच्छित पेंशन और सेवानिवृत्ति आयु के अनुसार व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित कर सकेंगे तथा डिजिटल डैशबोर्ड पर उसकी प्रगति देख सकेंगे। दोहरी सेवानिवृत्ति निकासी विकल्प सेवानिवृत्ति के बाद संचित राशि को एकमुश्त निकालने के साथ साथ वार्षिकी एन्युइटी योजना में बदलने का विकल्प मिलेगा, जिससे नियमित मासिक आय प्राप्त हो सके। गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों का कवरेज गिग वर्कर्स को ईपीएफओ नेटवर्क से जोड़कर सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाया जाएगा तथा स्वचालित योगदान प्रणाली विकसित की जाएगी। वन रूफ यूनिफाइड खाता प्रणाली एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएएन के माध्यम से कई नियोक्ताओं, एग्रीगेटर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े योगदानों का एकीकृत रिकॉर्ड रखा जाएगा, जिससे डुप्लीकेट खातों की समस्या समाप्त होगी। बहुस्रोत और तृतीय पक्ष योगदान भविष्य निधि में केवल कर्मचारी और नियोक्ता ही नहीं, बल्कि सरकारी सब्सिडी सीएसआर दाता संस्थाएं तथा अन्य अनुमत स्रोतों से भी सहयोगदान की व्यवस्था होगी। महत्व सामाजिक सुरक्षा का विस्तार लचीले अंशदान मॉडल के माध्यम से असंगठित, निर्माण और गिग श्रमिकों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा कवरेज मिलेगा। आधुनिक सेवानिवृत्ति प्रणाली डिजिटल पेंशन, वार्षिकी विकल्प और लचीली निकासी व्यवस्था से दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा मजबूत होगी। यूपीएससी परीक्षा में प्रासंगिकता प्रारंभिक परीक्षा ईपीएफओ यूएएन बीओसीडब्ल्यू गिग अर्थव्यवस्था सामाजिक सुरक्षा जीएस पेपरी श्रम सुधार सामाजिक सुरक्षा डिजिटल शासन फिनटेक और समावेशी विकास। भारत का पहला स्वीकृत डेंगू टीका क्यूडेंगा। संदर्भ केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन सीडीएसीओ ने क्यूडेंगा को विपणन की अनुमति प्रदान की, जिससे भारत का पहला स्वीकृत डेंगू टीका उपलब्ध हुआ। यह क्या है? क्यूडेंगा एक जीवित क्षीणित टेट्रावैलेंट लाइव अटेन्युएटेड टेट्रावैलेंट डेंगू वैक्सीन है। इसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक से विकसित किया गया है। इसमें डेंगू वायरस टाइप -2 को आधार बनाकर अन्य 3 सीरोटाइप के साथी प्रोटीन जोड़ दिए गए हैं। इसलिए यह डेंगू के सभी 4 सीरोटाइप डेन1, डेन2, डेन3 और डेन4 के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। विकसित और आयातित निर्माता जापान की टाकेरा फार्मास्यूटिकल्स। भारत में आयात एवं वितरण टाकेरा बायोफार्मास्यूटिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। क्यूडेंगा की प्रमुख विशेषताएं लक्षित आयु वर्ग 4 से 60 वर्ष के लोगों के लिए उपयुक्त। 2 खुराक टीकाकरण यह 0 और 3 महीने पर 0.5 मिलीलीटर की 2 खुराकों के रूप में त्वचा के नीचे सबक्यूटेनियस दी जाती है। वैश्विक स्वीकृति इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त है तथा यूरोपीय संघ यूके, इंडोनेशिया, थाईलैंड सहित 42 से अधिक देशों में स्वीकृति मिल चुकी है। विश्वभर में इसकी 24 मिलियन से अधिक खुराकें वितरित की जा चुकी है। भारत में चरणीय परीक्षण भारत में सफल फेजी क्लिनिकल ट्रायल के बाद इसे स्वीकृति मिली, जिससे भारतीय आबादी में इसकी उच्च प्रभावशीलता और सुरक्षा की पुष्टि हुई। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन सीडीएसीओ भारत में औषधियों, चिकित्सा उपकरणों और सौंदर्य प्रसाधनों का राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण है। यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय DGHS के अधीन कार्य करता है। स्थापना
मुख्यालय नई दिल्ली। कानूनी आधार औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम 1940 तथा औषधि नियम 1945। प्रमुख कार्य नई दवाओं और टीकों की स्वीकृति, नई दवाओं, जैविक उत्पादों, बायोलॉजिक्स और टीकों का वैज्ञानिक मूल्यांकन कर व्यावसायिक उपयोग के लिए विपणन अनुमति, मार्केटिंग ऑथोराइजेशन प्रदान करना। औषधि आयात का विनियमन, सक्रिय औषधीय संघटक एपीआई, तैयार दवाओं तथा उच्च जोखिम वाले चिकित्सा उपकरणों के आयात हेतु लाइसेंस जारी करना और गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करना। क्लिनिकल ट्रायल का नियमन, भारत में होने वाले सभी चरणों के क्लिनिकल परीक्षणों को स्वीकृत, विनियमित और उनकी निगरानी करना ताकि प्रतिभागियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। गुणवत्ता नियंत्रण एवं मानकीकरण, राज्य औषधि नियंत्रण प्राधिकरणों के साथ समन्वय कर दवाओं की गुणवत्ता बनाए रखना तथा नकली और घटिया दवाओं के विरुद्ध कार्रवाई करना। कोर इंडस्ट्रीज का अद्यतन सूचकांक आईसीआई। संदर्भ, केंद्र सरकार ने कोर इंडस्ट्रीज इंडेक्स आईसीआई की अद्यतन श्रृंखला जारी की है, जिसमें 2011 से 12 के स्थान पर 2022 से 23 को नया आधार वर्ष बनाया गया है। कोर इंडस्ट्रीज का अद्यतन सूचकांक आईसीआई। यह क्या है? कोर इंडस्ट्रीज इंडेक्स आईसीआई एक मासिक उत्पादन मात्रा सूचकांक है जो भारत के प्रमुख 8 आधारभूत कोर उद्योगों के संयुक्त प्रदर्शन को मापता है। यह औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी का अग्रणी संकेतक लीडिंग इंडिकेटर है, क्योंकि इन उद्योगों का आईआईपी में बड़ा योगदान होता है। प्रकाशक, इसका संकलन और प्रकाशन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग डिपिट के आर्थिक सलाहकार कार्यालय ओए द्वारा प्रत्येक माह किया जाता है। उद्देश्य, इस संशोधन का उद्देश्य सूचकांक को वर्तमान औद्योगिक संरचना, उत्पादन पैटर्न और नवीन आर्थिक संकेतकों जैसे राष्ट्रीय खाते, जीडीपी, उजीवीए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई और आईआईपी के अनुरूप बनाना है, ताकि औद्योगिक गतिविधियों का अधिक सटीक आकलन किया जा सके। अद्यतन श्रृंखला में प्रमुख परिवर्तन, आधार वर्ष में बदलाव, 2011 से 12 के स्थान पर 2022 से 23 आधार वर्ष 100 को नया आधार वर्ष बनाया गया है। 8वां क्षेत्र लौह अयस्क आयरन ओरे को पहली बार शामिल किया गया है, जिसका भार 4.905% है। इस्पात उत्पादन पद्धति में बदलाव, शुद्ध इस्पात उत्पादन के स्थान पर सकल इस्पात उत्पादन ग्रोस स्टील प्रोडक्शन को अपनाया गया है। कोयले की दोहरी गणना समाप्त, अब केवल कच्चे कोयले रॉ कोल को शामिल किया जाएगा, जबकि मध्यवर्ती और धुले हुए कोयले को अलग से नहीं गिना जाएगा। क्षेत्रीय भार वेट्स का पुनर्निर्धारण, बिजली बढ़कर 30.932%, पहले 19.85%। रिफाइनरी उत्पाद घटकर 22.572%, पहले 28.04%। कोयला 10.33% से 5.596%। प्राकृतिक गैस 6.88% से 3.841%। उर्वरक बढ़कर 2.731%, पहले 2.63%। मेहनत, नया आधार वर्ष 2022 से 23 अपनाने से औद्योगिक उत्पादन और आर्थिक गतिविधियों का आकलन अधिक यथार्थवादी एवं सटीक होगा। इससे आईआईपी, जीडीपी और अन्य व्यापक आर्थिक संकेतकों के विश्लेषण की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। मैगलेव ट्रेन, यह क्या है? मैगलेव मैग्नेटिक लेविटेशन एक उन्नत अत्युच्च गति हाई स्पीड रेल परिवहन प्रणाली है, जिसमें ट्रेन पहियों और स्टील की पटरियों पर चलने के बजाय शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्रों की सहायता से गाइडवे के ऊपर हवा में तैरते हुए चलती है। घर्षण फ्रिक्शन लगभग समाप्त होने के कारण यह अत्यधिक गति और ऊर्जा दक्षता प्राप्त करती है। यह कैसे कार्य करती है? मैगलेव तकनीक के 3 प्रमुख सिद्धांत हैं। 1. उत्तोलन लेविटेशन, शक्तिशाली चुंबकीय बल ट्रेन को पटरियों से ऊपर उठा देता है, जिससे पहियों और पटरियों का संपर्क समाप्त हो जाता है। विद्युत चुंबकीय निलंबन एम्स जर्मनी की तकनीक, विद्युत चुंबक ट्रेन को गाइडवे से आकर्षित करते हैं और ट्रेन लगभग 10 मिमी ऊपर तैरती है। इलेक्ट्रोडायनामिक निलंबन एज जापान की तकनीक, अतिचालक सुपरकंडक्टिंग चुंबकों से प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है और ट्रेन लगभग 100 मिमी ऊपर रहती है। 2. प्रणोदन प्रोपल्शन, गाइडवे में लगे लीनियर इलेक्ट्रिक मोटर बदलते चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, जो ट्रेन को आगे बढ़ाते हैं। 3. मार्गदर्शन गाइडेंस, चुंबकीय बल ट्रेन को ट्रैक के केंद्र में स्थिर रखते हैं, जिससे सुरक्षित और संतुलित संचालन सुनिश्चित होता है। प्रमुख विशेषताएं, अधिकतम गति लगभग 600 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक तक पहुंचने की क्षमता, घर्षण और शोर कम,
पहियों का संपर्क न होने से घिसाव, कंपन और शोर कम होता है। कम रखरखाव, यांत्रिक घिसाव कम होने से रखरखाव लागत घटती है। ऊर्जा दक्षता, उच्च गति पर पारंपरिक हाई स्पीड रेल की तुलना में अधिक कुशल हो सकती है। चुनौतियां, गाइडवे और अवसंरचना निर्माण की बहुत अधिक प्रारंभिक लागत, मौजूदा रेल नेटवर्क से सीमित अनुकूलता, अतिचालक चुंबकों और उन्नत नियंत्रण प्रणालियों के कारण तकनीकी जटिलता, कम गति पर ऊर्जा खपत अपेक्षाकृत अधिक हो सकती है। वैश्विक उदाहरण, चीन, शंघाई मैग्लेव, शंघाई मैग्लेव, विश्व की पहली वाणिज्यिक हाई स्पीड मैग्लेव सेवा। जापान, एसी मैग्लेव, टोक्यो नागोया परियोजना, परीक्षण में 600 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक गति का रिकॉर्ड। जर्मनी, ट्रांसरैपिड तकनीक का विकास। भारत के लिए महत्व, मैग्लेव भविष्य में भारत के लिए अतितेज, स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन का विकल्प बन सकती है। हालांकि इसकी अत्यधिक लागत और विशाल अवसंरचना आवश्यकता के कारण निकट भविष्य में भारत का मुख्य ध्यान बुलेट ट्रेन, एएचएसआर और सेमी हाई स्पीड रेल परियोजनाओं पर बना रहने की संभावना है। मैग्लेव सिस्टम की प्रमुख विशेषताएं, शून्य रोलिंग घर्षण, पहियों और पटरियों के बीच भौतिक संपर्क न होने से यांत्रिक घर्षण समाप्त हो जाता है। इससे संचालन अधिक शांत होता है, ऊर्जा की बचत होती है तथा रखरखाव की आवश्यकता कम हो जाती है। अत्यधिक उच्च गति, मैग्लेव ट्रेनें सामान्य रेल से कहीं अधिक तेज चल सकती है। वर्तमान में 431 किलोमीटर प्रति घंटा तक वाणिज्यिक संचालन, शंघाई मैग्लेव, और 603 किलोमीटर प्रति घंटा तक परीक्षण गति, जापान का एसी मैग्लेव, प्राप्त की जा चुकी है। मौसम प्रतिरोधी विश्वसनीयता, ट्रेन हवा में तैरती है, इसलिए भारी वर्षा, बर्फ या पाले जैसी परिस्थितियों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम पड़ता है और संचालन अधिक विश्वसनीय रहता है। पटरी से उतरने की संभावना अत्यंत कम, ट्रेन चुंबकीय गाइडवे से चारों ओर से नियंत्रित रहती है, जिससे गंभीर परिस्थितियों, यहां तक कि कुछ भूकंपीय घटनाओं में भी पटरी से उतरने की संभावना बहुत कम होती है। उच्च अवसंरचना लागत, इसके लिए विशेष गाइडवे, शक्तिशाली चुंबकीय प्रणाली और अत्यधिक सटीक इंजीनियरिंग की आवश्यकता होती है। इसलिए इस पारंपरिक रेलवे ट्रैक पर नहीं चलाया जा सकता और प्रारंभिक निवेश बहुत अधिक होता है। हाई स्पीड ट्रेनों के अतिरिक्त अन्य उपयोग, सटीक विनिर्माण, क्लीन रूम, सेमीकंडक्टर निर्माण तथा चिकित्सा पैकेजिंग में बिना घर्षण वस्तुओं के स्थानांतरण के लिए उपयोग। औद्योगिक टरबाइन एवं बीरिंग, सक्रिय चुंबकीय बीरिंग एएमबी उच्च गति वाले कंप्रेसर और ऊर्जा प्रणालियों में घर्षण व स्नेहन की आवश्यकता कम करती है। विमान प्रक्षेपण प्रणाली, आधुनिक विमानवाहक पोतों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम, ईएमएलएस, भारी लड़ाकू विमानों को प्रक्षेपित करने के लिए मैग्लेव सिद्धांत का उपयोग करती है। वैज्ञानिक अनुसंधान, चुंबकीय उत्तोलन तकनीक का उपयोग सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण, माइक्रोग्रेविटी प्रयोगों, जैविक कोशिका संवर्धन तथा पृथ्वी से संपर्क रहित वैज्ञानिक परीक्षणों में किया जाता है। कार्लापाट बॉक्साइट ब्लॉक, यह क्या है? कार्लापाट पोटिंगअपदार, कर्लापाटिंगअपदर बॉक्साइट ब्लॉक भारत के सबसे बड़े अविकसित अनमाइंड बॉक्साइट भंडारों में से एक है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम उत्पादन का प्रमुख अयस्क है, जिसे परिशोधित कर पहले एल्यूमिना और फिर एल्यूमिनियम धातु में परिवर्तित किया जाता है। स्थान, जिला कालाहांडी, ओडिशा। भौगोलिक स्थिति, खनिज समृद्ध पूर्वी घाट मोबाइल बेल्ट, ईस्टर्न घाट्स मोबाइल बेल्ट में स्थित। पर्यावरणीय संदर्भ, यह कार्लापाट वन्यजीव अभयारण्य से सटा हुआ क्षेत्र है, जो जैव विविधता से समृद्ध तथा हाथी गलियारा, एलिफेंट कॉरिडोर भी है। भूवैज्ञानिक संरचना, यह निक्षेप थोनलाइट, खोंडालाइट तथा चार्नोकाइट जैसी प्राचीन कायांत्रित चट्टानों के लेटरिटाइजेशन से बना है। यह अयस्क समुद्र तल से लगभग 900 से 1400 मीटर ऊंचे पठारी क्षेत्रों में पाया जाता है। महत्व, यह भारत के एल्यूमिनियम उद्योग के लिए दीर्घकालिक कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित कर सकता है। इससे घरेलू बॉक्साइट उत्पादन बढ़ेगा और आयात पर निर्भरता कम होगी। ओडिशा और आसपास के क्षेत्रों में रोजगार, निवेश तथा औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है। यह भारत के महत्वपूर्ण खनिज, क्रिटिकल मिनरल्स एवं खनिज सुरक्षा लक्ष्यों को भी मजबूती देता है। प्रमुख चुनौतियां, कार्लापाट वन्यजीव अभयारण्य और हाथी गलियारे पर संभावित प्रभाव, वनों की कटाई, जैव विविधता हानि तथा स्थानीय जल स्रोतों पर दबाव। स्थानीय एवं आदिवासी समुदायों के भूमि अधिकार, आजीविका और पुनर्वास से जुड़े मुद्दे। खनन और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना सबसे बड़ी चुनौती है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य, राज्य ओडिशा, जिला कालाहांडी, अयस्क बॉक्साइट से एल्यूमिना से एल्यूमिनियम, भूप्रदेश पूर्वी घाट मोबाइल बेल्ट, निकट संरक्षित क्षेत्र
कार्लापाट वन्यजीव अभयारण्य। मुख्य मुद्दा औद्योगिक विकास बनाम पर्यावरण एवं आदिवासी हित। कार्लापाट बॉक्साइट ब्लॉक। पठार आवरण। यह बॉक्साइट अयस्क समुद्र तल से लगभग 900 से 1400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित उच्च पठारों को ढकने वाली लैटरिटिक परत के रूप में पाया जाता है। खनिज क्षमता और अयस्क की गुणवत्ता। संसाधन का आकार। इस ब्लॉक में अनुमानित 207 से 220 मिलियन टन बॉक्साइट संसाधन है, जिसमें लगभग 153 मिलियन टन सिद्ध प्रूव्ड तथा 53 मिलियन टन संभावित प्रोबेबल भंडार शामिल है। एल्यूमिना ग्रेड Al2 और 3 अयस्क में लगभग 45.2% से 47% एल्यूमिना पाया जाता है, जो मुख्यतः जिब्साइट के रूप में उपस्थित है। कम प्रतिक्रियाशील सिलिका CO2। इसमें प्रतिक्रियाशील सिलिका की मात्रा कम होने से परिशोधन के दौरान कॉस्टिक सोडा की खपत तथा ऊर्जा लागत कम होती है। प्रमुख विशेषताएं। पर्याप्त मोटाई लगभग 9.6 वर्ग किमी 3100 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैला यह निक्षेप औसतन 12 से 15 मीटर मोटी अयस्क परत वाला है। सरल प्रसंस्करण। गिब्साइट प्रधान संरचना के कारण बायर प्रक्रिया बेयर प्रोसेस द्वारा कम तापमान और कम दबाव पर एल्यूमिना का निष्कर्षण संभव है। अविकसित रणनीतिक भंडार। पंचपतमाली और बाक्सिलपाली जैसे पहले से विकसित क्षेत्रों के विपरीत यह भारत के अंतिम बड़े अविकसित बॉक्साइट भंडारों में से एक है, जो भविष्य में नई रिफाइनरियों के लिए कच्चा माल उपलब्ध करा सकता है। सीमा का युक्तिकरण। वन्यजीव अभयारण्य के आसपास कानूनी एवं प्रशासनिक सीमा समायोजन के बाद इस ब्लॉक की पुनः नीलामी की जा रही है। महत्व। एल्यूमिनियम उद्योग को दीर्घकालिक आपूर्ति। यह भारत की बढ़ती एल्यूमिनियम उत्पादन क्षमता के लिए स्थिर कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा और संसाधन सुरक्षा को मजबूत बनाएगा। ओडिशा के खनिज क्षेत्र को बढ़ावा। यह ओडिशा को भारत के प्रमुख बॉक्साइट एवं एल्यूमिनियम केंद्र के रूप में और सुदृढ़ करेगा तथा इलेक्ट्रिक वाहन EV अवसंरचना एरोस्पेस और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों को भी समर्थन देगा। एक आत्मनिर्भर परोपकार